28 जुलाई 1914 का। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर अटैक करता है और सर्बिया को बचाने के लिए रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ से जर्मनी और टर्की भी इस युद्ध में कूद जाते हैं और देखते ही देखते ये युद्ध इतना विशाल हो जाता है कि ह्यूमंस ने इससे पहले कभी भी इतने बड़े युद्ध को एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार एयरक्राफ्ट्स का यूज हुआ था। ये युद्ध जल, थल तथा वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया था, जिसमें टैंक्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, बॉम्ब्स सभी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आखिर इतने बड़े युद्ध के पृष्ठभूमि तैयार होने के पीछे क्या रीजंस थे, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन फॉर बेटर एक्सपीरियंस आई विल रिकमेंड यू टू वॉच फुल वीडियो। आइए सबसे पहले हम 1914 के यूरोप के मैप को देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, ये जर्मनी है, ये रशिया है, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन, ये इटली और ये तुर्की का इलाका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में स्लाव जाति के लोग रहा करते थे, जो कि रशिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना और ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाकों में भी रहा करते थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना पर इन्वेड करके टेक ओवर कर लिया जाता है, जिसके बाद रशिया और सर्बिया ने इसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना में भी स्लाव जाति के लोग रहा करते थे, जिसके कारण इनका इन लोगों के साथ एक एथनिक कनेक्शन भी था। और इसके बाद ही बोस्निया हर्जेगोविना में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी फॉर्म हो जाता है, जिसकी हेल्प सर्बिया कर रहा था। और यहीं 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की राजधानी सेरेजिवो गए हुए थे और इन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के द्वारा इनको मारने का प्लान बनाया जाता है। और गैब्रिलो प्रिंसेप नाम का एक लड़का आर्कड्यूक फ्रांसिस और इनकी वाइफ की गोली मारकर हत्या कर देता है। और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की कहानी शुरू होती है। जस्ट एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने राजकुमार की हत्या के जिम्मेदार सर्बिया को बताते हुए सर्बिया पर अटैक कर दिया। वहीं सर्बिया को बचाने के लिए रशिया भी आ जाता है इस युद्ध में, और रशिया ट्रिपल एंटिटी नाम की एक अलायंस का सदस्य था, जिसमें रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में हिस्सा लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से जर्मनी भी इस युद्ध में कूद जाता है, और तुर्की जो कि रशिया का दुश्मन था, इसलिए ये भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ से इस युद्ध में हिस्सा लेता है। और देखते ही देखते ये युद्ध इतना विशाल हो जाता है कि मानव जाति ने इससे पहले कभी भी इतने बड़े युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है। तो अब आइए हम जानते हैं, क्या ये एक छोटा सा रीजन आर्कड्यूक फ्रांसिस का मर्डर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन था? तो जी नहीं, ये जस्ट एक तात्कालिक रीजन था जिसके कारण बस युद्ध स्टार्ट ही हो गया। अदरवाइज इस युद्ध की पृष्ठभूमि तो सालों से तैयार होती आ रही थी, जिसके फॉलोइंग रीजंस बताए जाते हैं: इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, अलायंसेस एंड सीक्रेट ट्रीटीज। अब आइए हम एक एक करके इन सभी रीजंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। इंपीरियलिज्म का मतलब दोस्तों यहाँ पर साम्राज्यवाद से है। यूरोप के सभी कंट्रीज साम्राज्यवाद यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगी हुई थी। इसी दौरान 1871 को जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है, जिससे कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज जर्मनी को अपना कंपटीटर मानना शुरू कर देती हैं। दूसरा रीजन कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है कि जर्मनी लोहे और इस्पात के प्रोडक्शन में फ्रांस और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देता है, जिससे कि ये ब्रिटेन और फ्रांस का एक बड़ा कंपटीटर बन जाता है और ये भी उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो जाता है। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, वैसे ही जर्मनी भी अब इस दौड़ में शामिल हो जाता है। तीसरा रीजन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे इससे था कि ये यूरोप की सभी कंट्रीज अपने देश के लोगों को, सेनाओं को प्रेरित कर रही थी कि वी आर द बेस्ट, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं यहाँ पर, और हम दूसरे पर अटैक करके हम उनसे जीत सकते थे। इस तरह से लोगों में एक
राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई। चौथा रीजन है मिलिट्रिज्म। 19वीं सदी में सभी यूरोपियन कंट्रीज अपने मिलिट्रीज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिसके चलते यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठ गया था। पांचवा रीजन है अलायंसेस। इस समय यूरोप में काफी ज्यादा अलायंसेस बन रही थी, जिसके चलते ये युद्ध अनिवार्य हुआ। जैसे कि 1882 में ट्रिपल अलायंस ग्रुप फॉर्म होता, जिसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी तीनों देश शामिल थे। और इसी के अपोजिट 1907 में ट्रिपल एंटेटे ग्रुप फॉर्म होता है, जिसमें रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल होते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके चलते ये युद्ध अनिवार्य हुआ था। अब आइए हम इस युद्ध के दौरान घटी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस युद्ध के दौरान जर्मनी बेल्जियम और लग्जमबर्ग की तरफ से फ्रांस में इंटर करने का प्रयास करती है, और यहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं बेल्जियम की सहायता के लिए आती हैं, लेकिन जर्मन सेनाएं बेल्जियम को टेक ओवर करते हुए फ्रांस में घुस जाती हैं। ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं से जर्मनी सेनाओं की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान एक प्रमुख घटना घटती है जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है और रशिया एक ट्रीटी के द्वारा इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लेता है। अब जर्मन सेनाओं का मेन फोकस वेस्टर्न साइड में था, यानी कि फ्रांस की तरफ, और अब यहाँ की सेनाएं खंदकें खोदकर छापा मारना शुरू कर देती हैं, और अब ये आमने सामने का युद्ध नहीं रह जाता है, जिसके कारण कोई भी सेना किसी भी सेना को हटा नहीं पाती और ये युद्ध लगातार 4 सालों तक चलता रहता है। लेकिन इसी दौरान 6 अप्रैल 1917 को एंट्री होती है इस युद्ध में अमेरिका की। अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री होने के काफी रीजंस थे, जिसमें से मेन रीजन ये था कि 1915 में जर्मनी की यू बोट नाम की सबमरीन, जिसको आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये लुसितानिया नाम के एक अंग्रेजी जहाज को डुबो देता है, जिसमें 153 लोग सवार होते हैं और सभी की मौत हो जाती है, जिसमें से 128 अमेरिकी लोग भी होते हैं, जिसके कारण अमेरिका में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क उठती हैं और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है। इसी के चलते 11 नवंबर 1918 को जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर देता है, जर्मनी हथियार डाल देता है। जर्मनी के सरेंडर करने के पीछे काफी रीजंस होते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो जर्मनी काफी स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन जब तक ये 4 सालों तक युद्ध लगातार चलता रहा तो जर्मनी के रिसोर्सेज में कमी आने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेटे जो ग्रुप था, इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, जिसके कारण ये लगातार युद्ध में अपनी स्थिति को बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के शामिल हो जाने के कारण युद्ध की स्थिति बदल जाती है और जर्मनी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पड़। अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो जर्मनी की कंपैरिजन में ट्रिपल एंटिटीज ग्रुप के पास में ज्यादा पैसे थे, जिसके कारण उनके पास रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा हुआ करते थे और ये युद्ध में बने, और वे लगातार अपनी स्थिति को इस युद्ध में सुदृढ़ बनाए रखे। और जर्मनी के सरेंडर करने के बाद ही ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहते हैं? इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशंस भी फेल होता है, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और इसके में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में काफी ज्यादा ट्रीटीज होती हैं, जैसे वर्साई की ट्रीटी। ये काफी लंबा टॉपिक है, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का। तो आज के लिए इतना।